ओके। ओके, चलो शुरू करें फिर। हाँ जी। ओके, वेरी गुड। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट इज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पता होना चाहिए, पता होगा आई होप। व्हाट इज स्ट्रेस, कैन यू गाइस प्लीज टेल? स्ट्रेस का एक नॉर्मल फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस, भूल याद गया। नहीं सर। याद नहीं है, वेरी गुड। चलो ठीक है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। Force per unit area. There is a statement, the stress is called the amount of force applied per unit area. आप लोग बस अभी इतना याद रखो, the stress is equals to force per unit area. Force का यूनिट क्या है? F. F नहीं है, न्यूटन है। ओके, वैसे न्यूटन। न्यूटन यूनिट, नॉट दिस। एरिया, एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। बट हम जब सॉम करते हैं तब हम क्या करते हैं? मीटर स्क्वायर में रखते हैं, नहीं, mm में रखते हैं, mm में। राइट? बिकॉज हम लोग जो छोटे छोटे मटेरियल का हम लोग करते हैं, तो वी नॉर्मली मेजर दोज डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ mm ओनली। ठीक है, सो दैट इज mm स्क्वायर। सो आपका स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया एंड दैट इज गिवन बाय न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गया आपका स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? तो चलो आप लोग में से किसी को पता है क्या व्हाट इज स्ट्रेन? इफ यू गाइस नो, अदरवाइज नो इश्यूज। नहीं? Your strain is nothing but change in length upon original length. अभी आपको याद आ गया, पढ़ा था आप लोगों ने। The strain is nothing but your change in length upon original length, right? आपका change in length का यूनिट क्या होगा? It is a length only, तो इसका यूनिट क्या होगा? mm। नीचे भी लेंथ है, इसका भी यूनिट क्या होगा? mm। दोनों को अगर आप कैंसिल कर सकते हो, सो इसका यूनिट क्या होगा फाइनली? What is the unit of strain? यूनिट ही नहीं रहेगा। Yes, exactly. It is a unitless. ठीक है, सो स्ट्रेन का क्या है? देयर विल बी नो यूनिट ऑन स्ट्रेन। सो आप लोगों को इतना याद रखना है, द स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यस, एग्जैक्टली। अब ये समझ लो, एक मिनट, अभी समझ लो कि ये आपका मटेरियल है, ठीक है? दिस इज, आप समझ लो कि एक रॉड है, स्टील रॉड है, ठीक है? आप इसके ऊपर जब लोड अप्लाई करते हो, ठीक है, द लोड P इज अप्लाइड, ठीक है, अ डायरेक्ट लोड इज अप्लाइड, ठीक है? तो जब इसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, यू आर अप्लाइंग अ स्ट्रेस ऑन इट, दैट इज। इसमें आप एरिया कौन सा लोगे? ये साइड वाला एरिया लोगे या कौन सा एरिया लोगे? ऊपर का वो सरफेस लेंगे। ऊपर वाला है। वाई ऊपर वाला? कि उस पे आ रहा है स्ट्रेन, उस पे ही आ रहा है, ठीक है। हमेशा व्हाटएवर आप जब भी फोर्स, जहां पर भी फोर्स अप्लाई करते हो, उसके परपेंडिकुलर में जो एरिया है, उसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर में जो एरिया है, दैट यू विल कंसिडर विच विल अफेक्ट बाय दैट फोर्स, ठीक है? तो यू विल टेक दिस एरिया। सो इसीलिए अगर आप जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ऐसे रॉड्स दिया जाएगा, देयर विल बी सम मटेरियल, सिलेंडर वगैरह वगैरह, हॉलो कॉलम वगैरह वगैरह रहेगा आपको। तो व्हाट यू विल कंसिडर, द एरिया यू विल कंसिडर, दैट इज दिस वन एरिया। अगर आपका फोर्स इस तरफ है, अगर आपका फोर्स इस तरफ है, सो यू विल कंसिडर दिस एरिया, ठीक है? सो दैट्स इट। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन इन दिस? अभी जब ये फोर्स जब अप्लाई होता है, सो जब फोर्स अप्लाई हो जाने के बाद आपका मटेरियल थोड़ा सा दब जाएगा, हाइट कम होगा, हाइट कम हो जाएगा। सो ये जो हाइट जो कम हो गया है, दैट विल बी कॉल्ड एज चेंज इन लेंथ। exactly, that will be called as your change in length. And what is your original length? ये वाला ओरिजिनल लेंथ होगा या ओरिजिनल लेंथ? कौन सा? जो लंबा वाला ओरिजिनल लेंथ रहेगा। यस, एग्जैक्टली। सो ये आपका जो फर्स्ट वाला था, दैट इज योर ओरिजिनल लेंथ। तो जब आपको स्ट्रेस लिखना है तो आपको इन न्यूमेरिकल क्या क्या लेना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपका ये आपका लोड रहेगा, फोर्स विच विल बी एक्सियल फोर्स, ये एक्सिस पे एक्ट करेगा। एक्सिस पता है ना? सेंटर ऑफ द कॉलम, ठीक है? और आपका स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ आपका जो भी डायमेंशन कम हुआ या ज्यादा हुआ, इन केस यहाँ पर लोड दिया गया है, इन केस अगर रॉड आपका ऐसे होता, कंसिडर द रॉड इज लाइक दिस एंड यू हैव पुल्ड दिस रॉड विद द फोर्स P, तो यहाँ पर ये रॉड क्या हो जाएगा? लेंथ इसका बढ़ जाएगा, इसका लेंथ, राइट? सो दिस लेंथ विल बी कॉल्ड एज योर चेंज इन लेंथ, राइट? सो उसमें आप स्ट्रेन में क्या करोगे? ये वाला चेंज इन लेंथ डालोगे। इज दैट क्लियर?
स्ट्रेस स्ट्रेन अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चंस दिया है, स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, आप निकाल सकते हो, यस और नो? चलो, यस। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अच्छा गाइस, आप लोग कौन सा बुक रेफर करोगे, आपको पता है? नहीं, वो भी आपको पूछना नहीं? था। हाँ, तो नॉर्मली जो है सारे बच्चे जो यूज करते हैं, इवन प्रोफेसर्स यूज, दैट इज फॉर सॉम, दे यूज दैट इज एमडी दयाल। एमडी दया एमडी दयाल, दयाल, ओके। हाँ, एमडी दयाल का बुक आता है। आप बुक स्टोर में भी जाओगे तो सॉम के लिए सेम 3 का बुक देना बोलोगे तो वो पूछेगा आपको कौन सा ऑथर, एमडी दयाल चाहिए, टेकमैक्स चाहिए, या फिर आप लोग जो है टेकमैक्स भी वापर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पर इसमें बहुत सारे एरर्स है। अच्छा। बट येस, देयर इज अ बेनिफिट आल्सो फॉर ऑफ यूजिंग टेकमैक्स बुक। ये है कि इसके अंदर आपको सब यूनिवर्सिटी के रिसेंटली जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम्म। ठीक है, तो वो सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, हम उसका लोग सोल्यूशन भी डिप्लोमा मिल जाएगा। में निराली और टेकमैक्स ये दो ही यूज यस करते यस, थे। हाँ, तो निराली और टेकमैक्स था। तो यहाँ पर अभी जो इंजीनियरिंग में है वो टेकमैक्स है सर। टेकमैक्स। निराली का नहीं है, निराली का भी है आई थिंक, बट टेकमैक्स थोड़ा ज्यादा इसमें है। डिप्लोमा में कैसा निराली का सब लोग यूज करते हैं, राइट? राइट। हाँ, तो वैसे इंजीनियरिंग में टेकमैक्स या फिर और भी बहुत सारे हैं पब्लिकेशन, अभी नए नए आए हैं, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम एमडी दयाल बुक। स्ट्रेस आपको जैसे मैंने अभी बताया, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस व्हिच यू नॉर्मली टेक इन योर सम्स विल बी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है कि 1 मेगा पास्कल, दिस विल बी कॉल्ड एज 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल, ठीक है। 1 मेगा पास्कल इज 1 MPa is equals to 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। you'll have to remember this because आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा द स्ट्रेस, मतलब जो भी आपका सम में रहेगा कि आपके जो मटेरियल में जो स्ट्रेस है दैट इज 60 MPa ऐसे दिया जाएगा। तो 60 MPa मतलब 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट यू हैव टू श्योर, ठीक है। और भी कुछ यूनिट्स हैं, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, टेरा पास्कल। आप लोगों को एमबी जीबी वगैरह आप लोग यू आर फैमिलियर विथ, राइट? तो 1 किलो पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना, फिर गीगा पास्कल में कन्वर्ट करना इज नॉट अ बिग डील फॉर यू बिकॉज यू ऑलरेडी नो 10⁻³ 10⁻³ मल्टीप्लाई होता है, राइट? you all know that is, देखो आपको पता है 1 MB is 1000 sorry 1000 MB is 1 GB, 1 GB। ठीक है। so 1 मेगा पास्कल, sorry 1000 मेगा पास्कल, 1000 megapascal 1 will be गीगापास्कल। equal to 1 gigapascal, that's it. Gigapascal. And 1000 gigapascal will be टेरापास्कल तो नहीं रहेगा। 1 terapascal, yeah it is there, टेरापास्कल। yeah 1 terapascal, terabyte gigabyte हाँ, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो हम पढ़ते हैं, that's it. So यहाँ पर भी वही है, same. Just a minute. Okay, there are different types of stress. They are direct stress, shear stress and temperature stress, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस हम किसे बोलते हैं? जो अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया था कि यहाँ पर लोड है, ठीक है, मतलब जो कॉलम है इसके ऊपर डायरेक्टली लोड अप्लाई किया, सो दैट विल बी कॉल्ड एज योर डायरेक्ट स्ट्रेस, दैट विल बी कॉल्ड एज योर डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। नाउ व्हाट इज योर शियर स्ट्रेस? Cutting stress. कुछ प्लॉट को ऑपोजिट साइड्स पे खींचेंगे तो वो शियर स्ट्रेस हो गया। नहीं, वो तो टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। ओके। शियर इज अब अभी दो मेटल्स ऊपर रहेंगे, ऊपर नीचे रहेंगे, ओके, फिर उसे ऑपोजिट साइड्स में खींचेंगे तो शियर हो गया। समझ लो ये आपका बीम है, Shear इसके cutting ऊपर stress होता है लोड ना? आएगा, ठीक है, लोड आ गया, तो यहाँ पर ये जो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी शियर स्ट्रेस। यहाँ पर डायरेक्टली लोड नहीं है, समझ लो कि यहाँ पर ये ऐसे आपको रखा गया और इसके ऊपर लोड दिया गया, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे बेंड होगा, तो सच टाइप ऑफ स्ट्रेस विल बी कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस। अगर समझ लो कि अभी ये पेन है, ये पेन को मैं ऐसे पकड़ लूं, ऐसे पकड़ के खींचू, सच टाइप ऑफ स्ट्रेस विल बी कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर स्ट्रेस। पता है आपको व्हाट इज टेम्परेचर स्ट्रेस? टेम्परेचर, हाँ ऑब्वियसली टेम्परेचर की वजह से,
टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी कॉल्ड एज टेम्परेचर स्ट्रेस। अगर आप कोई भी रॉड ले लो, अगर आप उसे गैस के यहाँ पर मतलब जब चूल्हा चालू करके अगर आप लगा दो तो क्या होगा, वो पिघलने लग जाएगा या फिर लंबा हो जाएगा इजीली, Right. ठीक है। सो देयर इज अ स्ट्रेस डेवलप्ड इनसाइड, सो सच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड टेम्परेचर स्ट्रेस, ठीक है। दिस आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस पे एक कंप्लीट एक सेक्शन है, शेयर स्ट्रेस पे है और टेम्परेचर स्ट्रेस पे, ये तीनों पे अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्ट स्ट्रेस ओनली, ठीक है। इस पे हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी करेंगे, दैट विल बी ऑन डायरेक्ट स्ट्रेस। यू नो अबाउट टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर आप मटेरियल को खींचोगे देन द स्ट्रेस डेवलप्ड Tensile इज stress. टेंसाइल Tensile. स्ट्रेस। अगर आप मटेरियल को दबाओगे देन इट विल बी कॉल्ड एज Compressive कंप्रेसिव स्ट्रेस, एग्जैक्टली। ओके, सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल आप लोगों ने पढ़ा है पहले? हाँ हाँ पढ़ा तो था। हाँ वो हाँ पढ़ा पढ़ा है। है। पढ़ा है ना। हाँ तो वो कर्व जो है यहाँ पर भी है, ये कर्व आप लोगों ने देखा होगा, हाँ हाँ देखा है हाँ देखा है ये। देखा है ना। तो इसमें हाँ क्या क्या है, दैट इज प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, आई होप यू ऑल रिमेम्बर, या थोड़ा बहुत याद है, याद है बराबर, सर। थोड़ा बहुत याद है। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है कि जब तक आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है दोनों, एक मिनट हाँ, जब तक आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है दोनों प्रोपोर्शनल है, हाँ, स्ट्रेस और स्ट्रेन जब तक आपका प्रोपोर्शनल है, अप टू दैट पॉइंट यू विल से दैट दे आर अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। जो ये पॉइंट ए तक होता है, कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, राइट। स्ट्रेट लाइन जब तक आएगा देन इट विल बी कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल, जहां पर स्ट्रेस जितना बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन उतना ही बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है, यहाँ पर गिवन है, थोड़ा ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट इज अ पॉइंट बी वेरी क्लोज टू ए अप टू विच द मटेरियल is said to be elastic. This implies that the material regains its original shape just after the removal of the load and no residual deformation are seen beyond the point the material is said to become plastic. यहाँ पर क्या है कि इसके बाद ये पॉइंट ए के बाद, जस्ट अ मिनट नाउ, यहाँ पर आपका ये ए पॉइंट के बाद आपको जो है, जो भी आप मटेरियल पे लोड डालोगे क्या होगा, वो लोड ले तो लेगा, लेकिन जैसे ही आप लोड निकाल दोगे अगेन वो रीगेन हो, मतलब जो पोजीशन जितना पहले लेंथ था, समझ लो कि आपका ये ऐसे रॉड था, ठीक है। अगर आप इसको और खींचोगे तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप रोड निकाल दोगे वो वापस ऊपर चला जाएगा, बराबर। सो अप टू दैट पॉइंट इट विल बी कॉल्ड एज अप टू पॉइंट बी, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, राइट। इसके बाद जो है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या है, इट इज अ रीजन फ्रॉम सी अप टू पॉइंट डी वेयर द कर्व इज नियरली फ्लैट और हॉरिजॉन्टल, इंडिकेटिंग नो इंक्रीज इन द स्ट्रेस बट एप्रिशिएबल इंक्रीज इन स्ट्रेन। देखो यहाँ पर बी से लेकर सी तक देयर इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस बढ़ाया नहीं फिर भी स्ट्रेन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आप जो है कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं डाल रहे हो बट फिर भी जो रॉड जो है वो अपना लेंथ जो है चेंज करते जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है या फिर कम होते जा रहा है, नॉर्मली बढ़ते जा रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रॉड इज जस्ट इंक्रीजिंग विदाउट अप्लाइंग एनी फर्दर लोड। सो जहां तक इंक्रीज होता है दैट विल बी कॉल्ड एज योर अपर यील्ड पॉइंट, वेयर द यील्डिंग स्टार्ट्स अप टू डी, ठीक है। आफ्टर द लोअर यील्डिंग पॉइंट द स्पेसिमेन ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग नाउ अगेन स्टार्ट्स टेकिंग लोड। अब जैसे ही थोड़ा लंबा हो जाता है फिर अगेन इट स्टार्ट्स टेकिंग लोड, ठीक है, फिर से वो लोड लेना शुरू हो जाता है, इसीलिए देखो ये कर्व वापस ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, सी से लेकर डी तक। फिर उसके बाद क्या है, डी से लेकर ई तक भी ये लोड ले लेगा और ई इज कॉल्ड एज द ब्रेकिंग पॉइंट। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर नेक बनना शुरू हो जाता है, मतलब कैसा है कि जब एक मटेरियल को आप खींचोगे तो क्या होता है कि पहले ऐसे नेक बनेगा, ऐसे नेक बनेगा ना, पतला हो जाएगा, बराबर, राइट। तो ये ई पॉइंट तक आएगा, जैसे ही नेक बनना शुरू हो जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा ग्राफ। क्यों नीचे आएगा, बिकॉज नाउ द लोड टेकिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस ड्रास्टिकली, टूटने को आता है, टूटने को आ जाता है। तो नाउ द स्ट्रेन भी बढ़ते जाएगा और स्ट्रेस जो है अब एक्स्ट्रा और तो लेगा नहीं और कम कम लेगा, व्हाई, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ नेक। सो दैट्स व्हाई ये ग्राफ का जो भी नेचर है ये आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इज गिवन इन द योर थियरी।
आपके बुक में भी होगा, आप कोई भी बुक ले लो, इसके थियरी रहेगा. So whatever I'm explaining, that is the same thing is there over there. ठीक है? Okay, चलो. Now let's go to the next point. Yeah, the next is that is Hooke's law. Hooke's law भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले. क्या है Hooke's law? Anyone knows? याद नहीं है सर. याद नहीं है. याद The नहीं। Hooke's law is what? कि आपका स्ट्रेस जो है स्ट्रेन को प्रोपोर्शनल होगा अप टू दैट इज इलास्टिक लिमिट. जो अभी हमने देखा था कि वहां पर आपका जो कर्व था, ठीक है, आपका जो, एक मिनट ना, हाँ, आपका जो कर्व था वो अप टू एक पर्टिकुलर पॉइंट तक स्ट्रेट है, राइट? एक पर्टिकुलर पॉइंट तक स्ट्रेट है, बाद में कुछ ऐसे ऐसे करके हुआ है, राइट? तो जहां तक स्ट्रेट है उसके लिए ही सिर्फ आपका हुक्स लॉ है, ठीक है? जहां तक जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है. द इनिशियल रीजन, अभी देखो मैं अभी पढ़ रहा हूं यहाँ पर, द इनिशियल रीजन ऑफ अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दैट इज द टिल प्रोपोर्शनल लिमिट. जहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट है, लीनियर वेरिएशन, दिस लीनियर वेरिएशन इज प्रोमिनेंट इन अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डक्टाइल मटेरियल, दो ब्राइटल मटेरियल आल्सो शो अ स्मॉल रीजन ऑफ वेरिएशन. यहाँ पर कुछ छूट गया है क्या? अच्छा एक मिनट. ओके, लीनियर वेरिएशन इंप्लाइज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. बस आपको इतना याद रखना है, हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज योर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्ट्रेन. ओवर हियर योर एफ इज व्हाट? योर स्ट्रेस, and E is what? Your strain. Fine. तो जब आपको ये प्रोपोर्शनल लिमिट का आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब आप प्रोपोर्शनल लिमिट होता है तो बीच में एक कांस्टेंट आ जाता है, अगर आप इक्वल्स डालोगे तो. यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? E. ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले. What is E? If you guys know, what is E? Constant. Modulus of, yeah, constant, exactly, it is a constant. It is modulus of elasticity. Right. ठीक है? इसी से आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. क्लियर है? हाँ, अब यहां से और एक फॉर्मूला डिराइव होगा. वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स पर यूनिट लेंथ, P अपॉन L, राइट? और स्ट्रेन इज इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बराबर. So your modulus of elasticity is equals to P upon L, और ये जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या? L अपॉन चेंज इन लेंथ. सॉरी एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया. P अपॉन L नहीं होता, किसी ने बताया भी नहीं. स्ट्रेस इज स्ट्रेस पर यूनिट एरिया ना? हाँ, एरिया होता है ना? एरिया होता है. हाँ. यार सब लोग बस P अपॉन L ही बता रहे हैं. मैं भी कभी गलती बता. हाँ यार, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बराबर, राइट? तो यहाँ पर भी क्या आएगा? P अपॉन A आएगा, और ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऊपर चला जाएगा तो L अपॉन चेंज इन लेंथ हो जाएगा. यस और नो? तो ये चेंज इन लेंथ अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लूं, चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू PL अपॉन AE. गॉट इट? तो दैट्स इट. ये एक आपका फॉर्मूला है which you will be using majorly in your further examples. ठीक है? चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू PL अपॉन AE. आप चाहो तो आपके नोटबुक में लिख लो दिस फॉर्मूला. We'll be using this formula in the numericals which we will be solving further. ठीक है? क्या क्या आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा? दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल्स टू P अपॉन A, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एंड चेंज इन लेंथ, योर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू दिस. बट आपको जो न्यूमेरिकल में जो आपको फाइंड करना होगा वो आपको चेंज इन लेंथ ही मोस्ट ऑफ द टाइम फाइंड करना होगा. सो चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू PL अपॉन AE. ठीक है? चलो दैट्स इट. ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में आप लोगों को पता है? यस और नो? FOS. हाँ, या फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS क्या होता है? क्या था, ये भी भूल गया. सब वो तो भूल ही गए, मैं अभी याद ही दिलाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ. ठीक है? तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है कि आप जो भी लोड डिजाइन करते हो, अगर समझो आपने एक बीम डिजाइन किया, ठीक है, आपने यहाँ पर बीम डिजाइन किया, ये बीम के ऊपर जो है समझो 100 किलो आप इसके ऊपर बिठा सकते हो. ठीक है? आपने डिजाइन किया 100
समझो 100 किलो के हिसाब से डिजाइन किया, 100 किलो के हिसाब से, तो आप पूरा 100 किलो डालोगे क्या? नहीं, आप लोगों को बताओगे क्या 100 किलो इसमें? जब आप लिफ्ट में आप देखते हो कि 8% अलाउड करके रहते हैं, तो हम 8 ही बजाते हैं क्या? 9-10 भी जाता है ना, राइट? राइट। सो तो लोगों को हम हमेशा कम ही बताते हैं, राइट, कि कम ही, इसका कैपेसिटी कम है। सो यहाँ पर 100 किलो न्यूटन अगर आपको लोड गिव, अगर आपने डिजाइन किया 100 किलो न्यूटन के हिसाब से, तो द वर्किंग लोड विच यू विल अप्लाई ऑन दिस, इज इट विल बी 100 किलो न्यूटन? No. No, you will apply less. So you will apply some factor of safety into that. Yes or no? आप थोड़ा Yes. फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोगे। कितना सेफ्टी लोगे? नॉर्मली हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेते हैं, जनरली FOS का जो वैल्यू है, हम जनरली 1.5 गुना लेते हैं। 1.5 गुना लेते हैं। 1.5 गुना मतलब कैसा? कि अगर आपका डिजाइन किया हुआ 150 किलो न्यूटन के लिए है, तो हम बताएंगे कि the beam can take only 100 किलो न्यूटन। ओके, ठीक है? अगर आपका your factor of safety is equals to your ultimate stress, ultimate load or ultimate stress, or whatever you can say, ultimate load upon working load. ultimate load कौन सा? जो आपने डिजाइन किया हुआ है। वर्किंग लोड कौन सा? जो आप एक्चुअली दोगे लोड। ठीक है? सो आपका हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड। देखो अब यहाँ पर इनकेस अगर ये समझ लो कि ये 100 नहीं, मैं इनकेस अगर ये 150 बोलता हूँ, ठीक है, दिस 150 किलो न्यूटन इज व्हाट? माय अल्टीमेट लोड, राइट, एज पर डिजाइन। सो व्हाट विल बी माय वर्किंग लोड? देखो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1.5 है, दिस इज 150 अपॉन योर वर्किंग लोड, राइट? तो आपका वर्किंग लोड कितना आएगा? 150 अपॉन 1.5, राइट, दैट इज 100, राइट? सो वर्किंग लोड आपका क्या होगा? 100 किलो न्यूटन। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको गिवन रहेगा एग्जांपल्स में कि अगर आपको ये डिजाइन करना है, वगैरह वगैरह डिजाइन करना है, एंड अल्टीमेटली आपको दिया जाएगा यू हैव टू गिव अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.5, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 3, व्हाटएवर एज पर द क्वेश्चन। तो जो भी होगा वो आपको पुट अप करके सॉल्व करना है। क्लियर है इधर तक? चलो अब यहाँ इसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। शुरू करूँ? चलेगा। ओके चलो, लेट्स स्टार्ट। Guys, no need to write anything. यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, everything will be given to you in a PDF format. Now over here, आपका क्वेश्चन पढ़ो। A steel rod of 25 mm diameter and 3.5 meter long is subjected to an axial pull of 22 kilonewton. You have to determine stress, strain, elongation of the rod. They have given you the modulus of elasticity, that is this 2 into 10 raised to 5. ये हमेशा अगर इनकेस अगर आपको क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है, हमेशा आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनकेस नहीं भी गिवन है, हमेशा याद रखना है 2 लाख न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये 2 into 10 raised to 5 में शायद आप लोग याद नहीं रखोगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ 2 लाख न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है? Every time you have to remember in case if it is not given. ठीक है? Now over here, what is given in the question? A steel rod of 25 mm diameter. ठीक है? यहाँ पर rod है आपका which is of 25 mm diameter. D. Exactly. Yeah. ठीक है? The rod is of 25 mm diameter. ठीक है? 25 mm diameter and 3.5 meter long. The length of the rod is 3.5. 3.5. It is 3.5 meter long. Is subjected to an axial pull of 22 kilonewton. इसके ऊपर पुल किया गया है 22 kilonewton का। यहाँ पर फिक्स पकड़ लो या फिर यहाँ पर भी फोर्स पकड़ लो। तो यहाँ पर आई थिंक फिक्स पकड़ना बेटर है, या तो दोनों साइड पकड़ लो, कोई वांधा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है दोनों साइड से 22 अलग से मतलब 44 किलो न्यूटन हो गया। ठीक है? अगर आप एक मटेरियल है यहाँ पर फिक्स है समझ लो, ठीक है, और यहाँ पर आपने यहाँ पर लोड दे दिया 10 किलो न्यूटन, तो इसका मतलब यहाँ पर भी ऑलरेडी यहाँ पर भी 10 किलो न्यूटन एक्ट रहेगा, बिकॉज आप पकड़ रहे हो ना, वहां पर खींच रहे हो। ठीक है? सो वहां पर भी 10 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पर इस रॉड को मैं ऐसे बनाऊं फिक्स पॉइंट जैसा, या फिर ऐसे बनाऊं, बोथ आर सेम। ठीक है? ओके एक मिनट, आप रॉड को जो है ऐसे भी पकड़ सकते हो।
that is this is 22 kilonewton. ठीक है, the same rod you can consider. Okay, और क्या given है आपको? E दिया हुआ है 3.5, that's it, इतना ही दिया हुआ है. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसमें? You are supposed to find stress, strain and elongation of rod. Simple. Now आपका stress का formula क्या है? P upon A. Exactly. Stress is equals to force per unit area. आपका फोर्स कितना है? 22 kilonewton. बट आप उसे न्यूटन में कन्वर्ट करोगे, राइट? बिकॉज यू विल गिव द स्ट्रेस एज न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट? अपॉन एरिया. एरिया कितना है आपका? 25 mm डायमीटर है. यू नो एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई बाय 4 into d square. Pi 4 d square, हाँ. या पाई बाय 4 d square. Yes. बस अभी इसे सॉल्व करना है. You should have ES कैलकुलेटर. हाँ, पता है ना आपको? है आपके पास? चलो कैलकुलेट करके बताओ. लेट मी सी हाउ यू आर गुड इन कैलकुलेशंस. 44.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर. गाइस कैलकुलेट किया आप लोगों ने? किया सर. 44.81 आया आंसर. Yeah, that's right. So your stress is 44.81. Okay, so that is 44.81. What will be the unit? Newton per meter square. Meter square? mm square, sorry. mm square. So that's what. यहाँ पर आपका ये हो गया stress. Next is strain. Strain कैसे निकालोगे? Change in length by Elongated length upon original change in length. length upon original length upon, हाँ, yeah, right. तो बट यहाँ पर change in length तो आपके पास है नहीं, है क्या यहाँ पर? नहीं है. E लेने का ना इसमें. हाँ, E लेना है, बट आपके पास change in length तो है नहीं, तो कैसे निकालोगे? तो ये strain आप निकालना बाद में रखो. इसके बाद आपके पास elongation of rod. Elongation of rod के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है. लास्ट में जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, दैट इज PL upon AE. PL upon AE. राइट? तो आप यहाँ पर फोर्स, आपका चेंज इन लेंथ आराम से निकल जाएगा इसमें. योर फोर्स इज 22 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर दो. लेंथ इज हाउ मच? 3.5 मीटर. 3.5 मीटर. राइट? mm में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट इट विल बी? 3500 अपॉन एरिया पाई बाय 4 into डायमीटर कितना है इसका? 25 square and modulus of elasticity is 2 into 10⁵ Newton per mm square. बस इसे सॉल्व करना है. You will get the change in length in terms of mm. चलो बोलो how much it is. अच्छा आप लोग ms कैलकुलेट 0.78 आया मुझे. या बराबर 0.78 is the right answer. समझ गया? अच्छा एक मिनट, इसमें आपका चेंज इन लेंथ हो गया 0.78 mm and similarly you can find the strain also. चलो strain, please tell me what is the strain. 0.78 divided by length कितना था? 3500. Yeah, use your calculator in speed and tell me what 2.22 into 10⁻⁻⁴. Yeah, and what will be the unit? no unit. Strain has no unit, right? Yeah, strain has no unit, exactly. So your strain will be जो भी आपका यहाँ पर क्या है, ये change in length कितना था? 0.78 divided by 3500. तो आपको यहाँ पर कुछ आएगा 2.22 into 10⁻⁻⁴. That's it. Unit कुछ नहीं आएगा. It is a unitless. Okay, that's it. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म. ठीक है? Should I take the next question? Yeah. Okay, fine. चलो. आप लोगों को ज्यादा ऐसे कुछ नोट्स लिख के लेने की कोई जरूरत नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ. Whatever I am writing over here, this will be shared to you immediately after the class. ठीक है? On your WhatsApp or on Gmail, wherever you require. Question देख लो. A short hollow circular steel column having wall thickness 8 mm has to carry a compressive load of 100 kilonewton. अभी short hollow column बोला है and it is a circular. So let's say it is a hollow circular column ठीक है, ये hollow circular column है, steel column having wall thickness of 8 mm. जो भी इसका wall thickness है, अभी समझो अगर इसका मैं in terms of circle बनाऊं, ठीक है. अब यहाँ पर दो सर्कल बनाया है
क्वेश्चन देख लो वहां पर। अ शॉर्ट हॉलो सर्कुलर स्टील कॉलम हैविंग वॉल थिकनेस ऑफ 8 mm, इसका वॉल थिकनेस कितना है? इस वॉल का थिकनेस इज 8 mm। 8 यहाँ mm। पर मैंने टॉप व्यू बनाया है, यहाँ पर एलिवेशन है, ठीक है। 8 mm हैज टू कैरी अ कंप्रेसिव लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, इसके ऊपर 100 किलो न्यूटन का लोड आने वाला है, दैट इज हाउ मच? 100 किलो न्यूटन लोड। डिटरमाइन द आउटसाइड डायमीटर, इसमें आपको आउटसाइड डायमीटर फाइंड करना है। इफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ स्टील इज, अल्टीमेट स्ट्रेस आपको यहाँ पर दिया है, द स्ट्रेस इज 220 220 न्यूटन पर mm square. Use factor of safety, that is FOS is equals to 4. Also determine the deformation of the column. If the column is 2 meter, यहाँ पर length of column भी दिया है, length of column is how much? 2 meter. 2 meter And they have also given your modulus of elasticity, that is 2.1 into 10 raised to 5 न्यूटन पर mm square, ठीक है। और कुछ दिया है, 100 किलो न्यूटन लोड दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, स्ट्रेस दिया है, लेंथ ऑफ कॉलम दिया है, ठीक है। आपको इसमें निकालना क्या है? यू आर सपोज टू फाइंड द एक्सटर्नल डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर आपको निकालना है। डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपका इनसाइड डायमीटर कितना होगा? वॉट एवर इज योर आउटसाइड डायमीटर माइनस डिवाइड बाय 2। अच्छा माइनस why 16? 8 दोनों 8 हमारा ये है ना, और Yes, थिकनेस thickness वॉल है, का, इसलिए right? अच्छा So आपका इंटरनल डायमीटर जो है दोनों 8 साइड से into 8 into 2 that is 16. 16 So ओके हाँ इंटरनल डायमीटर होगा d minus 16 और एक्सटर्नल डायमीटर आपको फाइंड ही करना है, ठीक है। एंड यू कैन से योर एक्सटर्नल डायमीटर एज d इन दिस केस। अब इसे सॉल्व करना है। इसमें इन्होंने क्या दिया है? स्ट्रेस दिया है 220। आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सो यू कैन यूज दैट, राइट। बट स्ट्रेस यहाँ पर इन्होंने ये अल्टीमेट स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अल्टीमेट स्ट्रेस दिया है, वट एवर वी विल कैलकुलेट इट विल बी ऑन बेसिस ऑफ योर सेफ स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। सो यहाँ पर दे हैव गिवन यू अल्टीमेट स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस ठीक है। तो आपका एज पर योर फॉर्मूला ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, एग्जैक्टली, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट लोड और अल्टीमेट स्ट्रेस upon working stress or safe stress, you can say, you can also say this as your safe stress, ठीक है। अल्टीमेट इतना अप्लाई कर सकते हैं हम, सेफ ही अप्लाई करेंगे, राइट। तो योर सेफ स्ट्रेस इज इक्वल्स टू योर अल्टीमेट अपॉन FOS, राइट। अल्टीमेट आपका कितना है? दैट इज 220 अपॉन FOS is how much? 4. 1.5 No, it is 4. It is given. 55 गिवन है। इन केस अगर आपको FOS गिवन नहीं है तो आपको 1.5 लेना है। इन केस अगर आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं गिवन है तो आपको 2 लाख लेना है, अगर गिवन है तो जो दिया है वही लेना है, ठीक है। सो दैट इज यहाँ पर इनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा सेफ्टी रखना चाहते हैं, इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन्होंने 4 रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 and 5 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हो गया आपका स्ट्रेस, फाइन। नाउ अब आपको क्या निकालना है? यू आर सपोज टू फाइंड एक्चुअली डायमीटर। आपके पास स्ट्रेस मिल गया है तो आप लोग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया आप लोगों को पता है, एरिया में डायमीटर मिल जाएगा। यस एग्जैक्टली, स्ट्रेस इज इक्वल टू योर फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। आपका स्ट्रेस पता है आपको, दैट इज 55। योर फोर्स इज हाउ मच? फोर्स मतलब आपका जो लोड है दैट इज 100 किलो न्यूटन, 100, राइट। So 100 into 10 raised to 3, exactly 100 into 10 raised to 3 upon area. Area आपका क्या है? pi by 4 d square into capital D square minus small d square, yes or no? ओके या hollow है, पढ़ा है आप लोगों ने, बराबर। hollow का पढ़ा है। तो चलो ये d square minus d square यहाँ पर लिखते हैं, d square minus d square, और बाकी यहाँ पर ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं। 100 into 10 raised to 3 upon pi by 4 as it is, and ये 55 भी as it is, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करो और बताओ मुझे कितना आता है आपका। और एक चीज, 1 मिनट रुको, यहाँ पर ये क्या स्मॉल d जो है, स्मॉल d की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज d minus 16 the whole square, d minus 16 the whole square is equals to जो भी इधर यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा, प्लीज सॉल्व इट एंड टेल।
How much it is? 2.31 into 10 raised to minus 3 d square minus d square आया. एक मिनट, मैं भी यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ so that nothing should go wrong. Equals कितना आया आपको? 2.315 into 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3 भी आया? -3 की नहीं, मेरे नहीं, को 2314 2315 0.35 हाँ 2315 तो बराबर? मैं थोड़ा 2315 बराबर, या मैं मुझे mistake भी किया है. 2315 है. 2315 2315 that's it. Yeah. So this is d square minus, अभी आप इसे expand करोगे तो क्या हो जाएगा? d square minus 32d 32 plus 16 का square, that is how much? 256 is equals to 2315. So ब्रैकेट this से is नहीं d डाला था. square minus d square plus 32d minus 256 is equals to 2315. यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, ये d square और ये d d square स्क्वायर दोनों कैंसिल, जाएंगे, बराबर? तो बचा क्या आपका? 32d is equals to 2315 प्लस 256. 256. ये आगे का कैलकुलेशन तो आप लोगों को पता है. So that is 5 plus 6, that is 1 carry 5 6 7 73.45 80.3 आंसर. yeah 80.3 235 upon 32. चलो बताओ कितना आता है? 80.34 73 मेरे को है. 80.34 आया. बराबर है 80.34. Your diameter should be, your external diameter is 80.34 mm is your external diameter. Guys कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क. 80.34 बराबर. कोई डाउट है पूरे क्वेश्चन में? नहीं. नहीं सही है. क्लियर है पूरा? हम्म. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, दिस ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. आपके मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चंस ही कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. दिस क्वेश्चन यहाँ पर आप कॉर्नर में देख रहे हो, MU. That is Mumbai University. This is already asked in your exams. So यहाँ पर the next is a hollow steel column has to carry an axial compressive load of 6.8. The yield stress for steel is this much. A factor of safety is this. The following three classes of tubes of external diameter 10.16 mm are available. Which class do you recommend? ठीक है. लाइट क्लास जो है 1.53 mm का है, जिसका थिकनेस है कॉलम का, हॉलो कॉलम का थिकनेस. मीडियम जो है 1.83 और हैवी जो है 2.03. तो यहाँ पर आपको रिकमेंड करना है. ठीक है, ये रिकमेंड करने वाला साइड में रखो. पहले जो गिवन है वो देख लो. यहाँ पर इन्होंने दिया है कंप्रेसिव लोड. आपका लोड जो है दैट इज 6.8 किलो न्यूटन. यू विल कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ न्यूटन. 6800 न्यूटन. The yield stress for steel is 250. Fine. तो आपका yield stress is 250. Stress आपका जो है, stress actually is denoted by F. That is yield stress is how much? 250 Newton per mm square. FO is 1.75. Yeah, factor of safety is how much? 1.75. Is to be used in design. The following three classes of tubes of external diameter 10.6. external diameter आपको given है, that is 10.16 mm. उसके बाद thickness आपको choose करना है. Which class do you recommend? आपको as per जो भी thickness आएगा वो thickness का आपको choose करना है. आपको लास्ट में लेना है कि light class या medium class या heavy class. आपको recommend करना है. ठीक है. Now over here यहाँ पर इन्होंने जो लोड दिया है, carry an axial compressive load of, the yield stress is 250. एक मिनट. या तो yield stress आपको दिया है, तो you will have to find the safe stress. Again यहाँ पर again your factor of safety is equals to yield stress, ultimate stress. जो भी आपको stress दिया होगा हर एक के लिए आप factor of safety अगर given है तो आप factor of safety apply करोगे. So over here your yield stress upon your safe stress, आप safe stress के हिसाब से ही कैलकुलेशन करोगे कि कितना लोड डालना है. So your safe stress that is given by F safe. ठीक है, F is nothing but your stress. So आपका yield stress कितना है? 250. और आपका factor of safety नीचे आ जाएगा, that is 1.75. चलो बताओ मुझे कितना होता है. You have the calculator. 142.85. 142.85. 85. हाँ कितना? 85. हाँ Yes. 85. Okay.
ओके mm, ओके न्यूटन पर mm mm स्क्वायर। नहीं एक मिनट, 85 से स्ट्रेस है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इनका सेफ स्ट्रेस। नेक्स्ट आपके पास और कुछ है इसमें? नहीं है। आपको निकालना क्या है, विच क्लास डू यू रिकमेंड, मतलब आपको थिकनेस रिकमेंड करना है। थिकनेस के लिए आपको इंटरनल डायमीटर लगेगा, राइट? इंटरनल डायमीटर होगा तो आप थिकनेस निकाल सकते हो, राइट? और यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है और बस इतना ही गिवन है। सो व्हाट यू विल डू इन दिस क्वेश्चन, क्या करोगे? वो एरिया वाला फॉर्मूला पीएल अपॉन ए। पहले तो आपको सेफ स्ट्रेस मिला है, यू नो दैट योर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू व्हाट, P अपॉन ए, फोर्स अपॉन P एरिया, upon A। बराबर। राइट? स्ट्रेस आपका 142.85 है, लोड भी आपको गिवन है, योर लोड इज हाउ मच, 6800, 6800 6.8 राइट? अपॉन एरिया, आपको एरिया मिल गया, आपके पास 5/4 एक्सटर्नल डायमीटर है तो आप इंटरनल डायमीटर आराम से निकाल सकते हो, राइट। और नो। चलो सॉल्व करो और बताओ मुझे इंटरनल डायमीटर क्या होगा। यहाँ पर तो पहले आपको एरिया निकलेगा, एरिया निकलने के बाद आपको इंटरनल डायमीटर भी निकालना है। आई होप यू नो हाउ टू फाइंड द इंटरनल डायमीटर। यस ओके, डू इट फास्ट। सर यहाँ पर हम लोग को एरिया को अभी π/4 हाँ, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर रूल से एग्जैक्टली। पहले तो आप एरिया निकालो, एरिया का आपको यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा 47.60। ओके फाइन। तो उसके बाद आप एरिया का फॉर्मूला लगाओ, π/4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, उसमें से आपके पास कैपिटल डी है, योर कैपिटल डी इज हाउ मच, 64.34। नो प्लीज सी टू द, नहीं कैपिटल डी 10.16 10.16। या 10.16। इधर फिर वो ब्रैकेट एक्सपांड करने का ना। राइट, चलो डन। एक सेकंड सर। सर ये एक्सटर्नल डाया को 10.16 लेना है और हाँ, फिर 10 पॉइंट, इंटरनल डाया को सिर्फ डी लेना है ना? यस सिर्फ डी लेना है, सिर्फ स्मॉल डी लेना है, आपको स्मॉल डी का आंसर आना चाहिए। चलो देखो यहाँ पर हाँ आपको एरिया का वैल्यू कितना आया, 47.60। वो बराबर है 47.60 mm स्क्वायर, ये आपका एरिया बराबर है, बराबर। आपका एरिया ऑफ हॉलो सेक्शन क्या होता है, दैट इज π/4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, बराबर। आपका एरिया कितना है 47.60 इज इक्वल टू π/4 इंटू कैपिटल डी आपको पता है दैट इज हाउ मच, 10.16 स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, बराबर। अब ये क्या करो कि ये पूरा अगर इस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10.16 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 47.60 into 4 अपॉन पाई, राइट, बराबर। चलो ठीक है, नाउ इसे पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसे सॉल्व करके बताओ कितना मिल रहा है आपको। सर ब्रैकेट में आएगा ना? हाँ चलो ब्रैकेट में, नो इश्यूज, ब्रैकेट नहीं सर, वो π/4 d माइनस d द होल ब्रैकेट स्क्वायर आएगा ना? ये यहाँ पर हाँ नहीं, होल ब्रैकेट स्क्वायर कैसे आएगा? 60.60 इसका आंसर हाँ बराबर है ना? हाँ सर बरोबर है। मेरे को 60.62, हाँ ठीक है 60. हाँ 60.60। हाँ ठीक है चलो 60.609 है। ठीक है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 10.16, डू इट इन योर कैलकुलेटर। 10.16 का किया मैंने 103.22 103.22 हाँ माइनस डी स्क्वायर, बराबर। तो ये 103.22 माइनस 60.60 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, राइट। 103.22 माइनस 60. हाँ तो अभी इसको माइनस करो, कितना आ रहा है? 42.62 42.62। अब इसका अंडर रूट करो, 6.52 बराबर है। सर मेरे को डी स्क्वायर मिला था 42.62 पर मैंने वो अंडर रूट गलत किया, मेरे को 42.62 मिला था वो, राइट। ओके दैट्स इट। अब यहाँ पर आपको इंटरनल डायमीटर मिल गया, दैट इज 6.52। नाउ आपके पास एक्सटर्नल डायमीटर है एज पर द क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इंटरनल डायमीटर मिल गया है दैट इज हाउ मच, 6.52। ठीक है, तो अब आप बताओ कि आप कौन सा क्लास का थिकनेस यू विल रिकमेंड एज पर द क्वेश्चन। हेवी क्लास। हेवी। व्हाई हेवी? क्योंकि नियर सबसे वही है 2। दोनों को माइनस करके देखो। देखो यहाँ पर 10.16 हेवी आएगा।
हेवी आएगा, आर यू श्योर? माइनस हाँ सर 6.52 3.64 3.64 mm। तो हाँ यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, नहीं है बट आर यू श्योर कि इसका थिकनेस ऑफ द सिलेंडर 3 पॉइंट जो भी आप बता रहे हो प्रिंसटन, हाँ हाँ स्मॉल डी माइन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी करोगे तो आपको थिकनेस मिल जाएगा, आर यू श्योर अबाउट इट? नहीं 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 हाँ डबल लेना पड़ेगा हम लोग को किसका डबल? जो नहीं नहीं एक सेकंड ऐसा बताऊं मैं? हाँ हाँ बताओ सर बताओ ओके देखो यहाँ पर आपको जो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी करोगे तो हम्म, आपको ये लेंथ और ये लेंथ हम्म, दोनों मिलाकर आएगा, हम्म आपको एक ही चाहिए तो डिवाइड बाय 2 हाँ करो, ओके तो जो भी आपको आंसर आया उसको डिवाइड बाय 2 करो। 10.6 अब आपको थिकनेस कितना आ रहा है? मीडियम आना चाहिए। या टेल मी एग्जैक्ट। Your thickness is equals to capital D minus small d upon 2, 1.82 मीडियम आना चाहिए। 1.82। 82 Okay, तो 1.82 आपके किस में है? So which one you मीडियम will में recommend? So मीडियम medium you will हम्म, recommend। आप आगे लास्ट में आंसर लिख देना। Your thickness is, आपको यहाँ पर चलो लिख देता हूँ मैं। Your thickness is capital D minus कैपिटल small डी d माइनस upon स्मॉल 2। डी अपॉन 2 ये कुछ आया आपका 1.82, 1.82 right? Therefore medium class suitable tubes will recommend। That's it। और अपने हिसाब से जो भी और कथा जो भी आपको लिखना है लिख देना, ठीक है? और अपना और थोड़ा अच्छा सजा के लिखना। कैलकुलेशन में सर, वो हाँ कैलकुलेशन में जहाँ पे वो ये क्या एरिया पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर होता है ना, या फिर हम लोग डी को डी बाय अच्छा चलो बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बड़ा सर्कल है, उसमें से छोटा सर्कल का एरिया माइनस करना है, ठीक है? तो आपको ये समझ लो कि अगर आपका ये शेडेड रीजन है, ठीक है? सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन और शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई बाय 4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर। आपका ये किसका हो गया एरिया बड़े सर्कल का? माइनस पाई बाय 4 इंटू स्मॉल डी स्क्वायर, ये किसका हो गया? छोटे सर्कल का। ये दोनों को अगर आप माइनस करना है तो ठीक है, ये माइनस करना है तो इसमें आप पाई बाय 4 कॉमन ले सकते हो। डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अभी क्लियर है? हाँ हाँ समझा। क्लियर है अभी? हाँ हाँ वेरी गुड, दैट्स इट।